हेलो। सो क्लास 1 के कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट से सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? आईसीटी की फुल फॉर्म की बात की जा रही है। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आईसीटी इज़ अ टर्म, बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर कई तरह के जो तरीके हैं यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन में। लाइक इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, वेरियस वेबसाइट्स हैं, वेरियस टूल्स है, लाइक प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है, स्मार्ट डिवाइस यूज़ की जाती हैं, स्मार्ट बोर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो आईसीटी में आते हैं, एजुकेशन में और कई जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। तो आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह क्वेश्चंस जरूर बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और ये क्वेश्चंस जरूर हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आईटीईएस की फुल फॉर्म की बात की जा रही है। आईटीईएस, तो आईटीईएस स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो IT बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। क्वेश्चन 3 देखते हैं। कंप्यूटर टेक्स डेटा। तो देखो कंप्यूटर की डेफिनेशन है बेसिकली ये। कंप्यूटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? एग्जैक्टली वन लाइन की डेफिनेशन कंप्यूटर की ये होती है कि कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस रिजल्ट्स एज आउटपुट। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की। तो जो कंप्यूटर है वो डेटा को एज इनपुट लेता है, फिर इसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट में डेटा को ही जनरेट करता है। ठीक है। तो वो जो हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। तो इसको हम बोलेंगे कि इनपुट, जो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें इनपुट आएगा, दूसरे वाले में आउटपुट आएगा। कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स एज आउटपुट। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड। तो जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की जो बात की जाती है इसको क्या बोलते हैं? इसको डेटा बोलते हैं। जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का क्या मतलब है? कि ऐसा चीज, ऐसा वैल्यू, ऐसी चीजें जिनका कोई मीनिंग ना हो, जिनकी कोई फ्रूटफुल ना हो, जिनकी कोई डेफिनेशन ना हो, तो उसको हम रॉ फैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिगर्स, इन्हीं को हम डेटा बोलते हैं। जब हम डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, डेटा को एक मीनिंग दे देते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देते हैं, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। सो प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? रॉ फैक्ट्स की, फिगर्स की, तो इसको हम डेटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अभी बताया था, द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नाम आपको देता हूँ, अमित। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, अमित। तो ये अमित आप लोगों के लिए क्या है? ये आपके लिए डाटा है या इंफॉर्मेशन है? तो ऑब्वियसली ये एक डाटा है। क्यों? क्योंकि अमित का कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए। अमित कौन है, क्या करता है, कहाँ पर रहता है, कुछ पता है आपको? नहीं पता है। आपको सिर्फ अमित एक एक डेटा है, ये एक रॉ फैक्ट है, एक रॉ फैक्ट है। दैट्स वाई इट इज अ डेटा। अगर मैं इसको प्रोसेस कर दूं, प्रोसेस करने से क्या मतलब है? प्रोसेस करने से मतलब ये है कि अब मैं कुछ और चीजें इसके साथ अटैच कर दूं। लाइक अमित का एज, अमित का एड्रेस, अमित का क्वालिफिकेशन, अमित का मोबाइल नंबर, अमित की क्वालिफिकेशन। तो देखो ये सारे अगर हम अलग अलग ट्रीट करेंगे तो डेटा होंगे, लेकिन जब हम इनको कलेक्ट कर देंगे उसका तो एक मीनिंग निकल जाएगा कि भैया ये अमित है, ये इसका फोन नंबर है, ये इसका एड्रेस है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये प्रोसेसिंग हुई इसकी। सो डेटा को प्रोसेस करके क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनती है। तो अगर डेटा अलग अलग रखा हुआ है, अनप्रोसेस्ड वे में रखा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड raw facts, data. When it becomes processed, like we put all the data together in a meaningful way, then it becomes information. So यहाँ पर बात की जा रही है result of data processing, it is called information. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
और देखो जो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन है वो यही होती है, अभी पहले भी आई थी कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मेन डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, वन लाइन डेफिनेशन, इट इज दैट कंप्यूटर टेक्स इंफॉर्मेशन एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। अब ठीक है, इसी चीज़ को करने के लिए बहुत सारे तरीके, मेथड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, ये सब डेवलप किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी जनरेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ आईटी इन बिजनेस। देखो बिजनेस है, बिजनेस का मतलब क्या है, लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है। तो आईटी का बिजनेस में क्या रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या रोल किया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे सॉफ्ट फॉर्म के टूल्स टेक्निक्स हैं, लाइक इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं हम, वेरियस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो इनका हमारे वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो इनका हमारे बिजनेस में क्या बेनिफिट्स है। तो देखो पहला बेनिफिट पढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस में कस्टमर्स को, अच्छे कस्टमर्स को ढूंढने में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है भाई। देखो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन बनते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक हमारे पास फेसबुक है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ट्विटर है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है जहां पर हम लोग ऐड कर सकते हैं और नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो ऐसा होता है। तो यस ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इट हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। व्हाट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स in reaching more potential customers. First option is absolutely correct. Now we see at the second option, IT provides better service to customers. तो क्या IT कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है? यस ऑफ कोर्स ये भी करती है, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्या इससे हमारी हेल्प होती है, कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलती है? यस भाई, एप्लीकेशन बने हुए हैं, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, टूल्स टेक्निक्स बने हुए हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्प होती है कस्टमर्स की। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। बोथ ऑफ दी अबव मीन्स आईटी हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स, ये भी ठीक रहेगा। दूसरा, आईटी प्रोवाइड्स बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, ये भी ठीक रहेगा। तो आईटी बिजनेस में ये दोनों हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आईटीएस के बारे में पूछा जा रहा है। आईटीएस इज आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, अभी ऊपर आया था। तो आईटीईएस इज ऑल्सो कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक करना है, दैट कवर द एंटायर ऑपरेशंस which exploit information technology for improving the efficiency of an organization। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई? देखो आईटीईएस को हम और क्या बोल सकते हैं, देखो आईटीएस को हम क्या वेब एनेबल्ड सर्विस बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट, वेब का मतलब होता है इंटरनेट, www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट एनेबल्ड सर्विसेज, तो क्या आईटीईएस एक इंटरनेट एनेबल्ड सर्विस है? भाई इंटरनेट पे तो चलती है, ठीक है। तो वेब एनेबल्ड सर्विस को बोल सकते हैं। दूसरा, रिमोट सर्विस। रिमोट का मतलब क्या होता है कि एक जगह बैठे हैं या दूसरी जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन, लाइक हम लोग दिल्ली में बैठ के मुंबई से ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। तो रिमोट सर्विस आईटीएस क्या ये इसका फीचर है? यस, ये दोनों फीचर इसके हो जाएंगे। तो हम आईटीएस को वेब एनेबल्ड सर्विस भी बोल सकते हैं और रिमोट सर्विस भी बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Information technology that enables the business by improving the quality of service is। तो ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो ये हमारा आईटीएस हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 9, बीपीओ की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। बीपीओ, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा बीपीओ के बारे में। तो बीपीओ क्या होते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिनमें बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अपने काम को, अपने टास्क को आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब कि उनको एक काम मिला, अब वो काम खुद ना करके अपने बिहाफ पर किसी और से करा लेते हैं, तो इसी को हम बीपीओ बोलते हैं। तो बीपीओ को काफ़ी बढ़ावा आजकल मिल रहा है, ठीक है। एक तरह से इंटरमीडिएट बॉडी की तरह हम लोग काम करते हैं, हम काम लेंगे और काम को किसी और से करा करके वापस क्लाइंट को दे देंगे।
तो इसी को बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, बीपीएम स्टैंड्स फॉर। तो बीपीएम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो ये होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। एमएनसी की फुल फॉर्म पूछ रही है, सुना होगा आपने एमएनसी कंपनीज, तो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं ये। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसे कंपनीज जिनका हेडक्वार्टर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होता है और वो कई कंट्रीज में अपने आप को ऑपरेट करते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज लाइक फेसबुक है, ओरेकल है, आईबीएम है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लाइक यूएसए में है और वो कई अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कराते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। 12 देखते हैं, आईटी इज यूज्ड इन होम टू। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी घर में यूज होता है, कहाँ कहाँ पर? क्या गेम खेलने में यूज होता है? बिल्कुल होता है। क्या वेब को सर्व करने में यूज होता है? क्या इंटरनेट जैसे हम चलाते हैं गूगल में कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं, इंटरनेट सर्च देखते हैं, तो क्या उसके लिए यूज होता है? यस होता है। ईमेल चेक करने के लिए यूज होता है? यस होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। तो जब कभी भी इंटरनेट की बात आ जाती है तो डेफिनेटली आईटी इज देयर। तो प्ले गेम में हम खेलते हैं, वहां पर भी हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रिमोट लोकेशंस, ये सब यूज होते हैं। तो आईटी इज यूज्ड इन होम टू प्ले गेम्स, सर्फ द वेब एंड ईमेल, एवरीवेयर। ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज आर। भाई ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां पर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? तो देखो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पहले इसको समझना होता है। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे से प्रोग्राम होते हैं जो चिप में रखे जाते हैं और ये चिप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में लगती हैं और फिर उन चिप्स, उन प्रोग्राम्स के हिसाब से वो मशीनें काम करती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा हमारे एसी होते हैं, एसी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी कमांड्स गिवन बाय यू, लाइक हम लोग रिमोट यूज़ करते हैं या घर बैठ कहीं दूसरी लोकेशन पर बैठकर हम मोबाइल फ़ोन से कमांड सेंड करते हैं मैसेज के थ्रू। ऐसे ही हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, माइक्रोवेव ओवंस होते हैं वहाँ पर। तो हमारे घर में इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस, मशीनें होती हैं जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो काम कर रहे होते हैं। तो वो अपने आप कैसे काम कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक प्रोग्राम को फिट किया गया होता है, एक सॉफ्टवेयर को फिट किया गया होता है चिप में डाल करके, और उस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का नाम होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। ये हमारे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेशन, एसी, आजकल कूलर्स आ रहे हैं इस तरह के। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वी कैन स्टोर इन अवर कंप्यूटर। भाई हम अपने कंप्यूटर में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? क्या हम अपने कंप्यूटर में अपॉइंटमेंट शेड्यूल स्टोर कर सकते हैं? जैसे भाई कोई मैनेजर साहब हैं, कोई ऑफिसर हैं, वो अपने अपॉइंटमेंट्स उन्होंने बनाए, उनके शेड्यूल्स क्या क्या हैं, क्या आप उसे कंप्यूटर में रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हैं। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, क्या कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट को रख सकते हैं? यस रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फाइल्स हो तो उनको रख सकते हैं? यस रख सकते हैं। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं, बारकोड ऑन ए बुक मेक्स इट इजियर फॉर द लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं, उन बुक्स के ऊपर बारकोड लगे होंगे। ठीक है, बारकोड ऐसे ही देखो, हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बारकोड लगे होते हैं जिनको बारकोड स्कैनर से स्कैन कर लिया जाता है। तो उसमें उस बारकोड में होता क्या है बेसिकली, उस बारकोड में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, लाइक बुक हो या कोई प्रोडक्ट हो, उसकी डिटेल्स, उसका प्राइस, उसका ऑथर, उसका नेम, उसका एडिशन, उसका दूसरी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो बारकोड जो बुक पे लगा हुआ है वो लाइब्रेरी में वो किस तरह से इजी बनाता है सब चीज़ों को। तो टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स, बुक्स के ट्रैक को, उसको ट्रैक करना बुक्स को, क्या इसके लिए करता है? यस बिल्कुल करता है। टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक बुक, ये इसके लिए भी करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। LMS स्टैंड फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस क्या होते हैं? तो इसका नाम ही है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे वेबसाइट जहां पर लर्न करने के लिए बहुत सारे तरीके, लाइक उसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें क्विजेज वगैरह आती रहती हैं, टेस्ट होते रहते हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस, बहुत सारे वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस उनको एलएमएस बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल ये ट्रेंड में है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स एलएमएस काम कर रहे हैं जो कि बच्चों को या बहुत सारे अलग अलग तरीके के पढ़ाई में हेल्प करते हैं। 17 देखते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैपन थ्रू इंटरनेट कॉल। भाई
हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लाइक हम लोग कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, उसका पेमेंट हमने कर दिया ऑनलाइन, तो इंटरनेट पर इसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या हम इसको ई कॉमर्स बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। रखना ई कॉमर्स। जैसे हम लोग अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, हमने फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन सेल बाई कर लिया, हमने पेमेंट कर दिया और वो प्रोडक्ट हमारे घर पे आ गया, या हमने जो भी उसको परचेज कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। पिन, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में जो पिन होती है बेसिकली 4 डिजिट की, वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको हम बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिल इन द ब्लैंक, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर ड्राइंग, डिज़ाइनिंग एंड फॉर सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिज़ाइंस? तो ये कैड कैम दोनों होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मशीन। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिमुलेशन के लिए, ड्राइंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए इनका यूज़ होता है। सिमुलेशन और ड्राइंग डिज़ाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग बन रही है, आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बनने वाली है, राइट? वो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, उसका एक प्रोटोटाइप, उस बिल्डिंग का एक पिक्चर, एक ब्लूप्रिंट पहले से बना करके वहाँ साइट पर बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा करके चिपका दिया जाता है, और उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है? एक कैड कैम की वजह से बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, जैसे कोई ब्रिज बन रहा होता है तो ब्रिज की पहले सिमुलेशन करते हैं। एक ब्रिज बना नहीं है, बनने से पहले उसको बना कैड या कैम के थ्रू सॉफ्टवेयर पे बना करके उसको चेक किया जाता है कि ये ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये कैड कैम, ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मशीन। तो इस 19 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दी अबव। कैड की फुल फॉर्म पूछना ही बताया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 21 देखते हैं, वी कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट बाई। तो देखो, एक अकाउंट से जो बैंक में अकाउंट होते हैं, ठीक है, उन अकाउंट से मनी ट्रांसफर करना है, तो कौन कौन से तरीके यूज हो सकते हैं? तो क्या एनईएफटी होगा, क्या आरटीएस होगा? यस, एनईएफटी होता है, आरटीएस होता है, इसके अलावा एक और होता है आईएमपीएस, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी चाहिए, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, आईटी के क्वेश्चंस हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। एनईएफटी, एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एक होता है आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो देखो, ये तीनों को तीनों ही जो है बैंक में एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तीनों में फर्क क्या है? जो एनईएफटी होता है, जो एनईएफटी होता है वो रियल टाइम नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अकाउंट अनदर अकाउंट। लाइक एक अकाउंट है ए और एक अकाउंट है बी, आप अकाउंट ए से अकाउंट बी में कुछ मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। लाइक हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्विस और अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। और इसकी जो लिमिट है एनईएफटी की, कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। आप कितना भी पैसा इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा क्या है? आरटीजीएस, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये रियल टाइम होता है, इसका नाम ही है रियल टाइम। मतलब कि आप ए अकाउंट से बी अकाउंट में कुछ मनी भेजना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि इमीडिएटली तुरंत चला जाए, तो यहाँ से आपने आरटीजीएस किया, इमीडिएटली ये बी अकाउंट में पहुंच जाएगा। बट इसकी एक कंडीशन क्या है कि ये कम से कम 2 लाख रुपए, समझ गए? कम से कम 2 लाख रुपए आपको करने पड़ेंगे, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। मिनिमम लिमिट क्या है? 2 लाख। 2 लाख से नीचे आप आरटीजीएस नहीं कर सकते। और तीसरा आईएमपीएस है। आईएमपीएस भी जो है रियल टाइम होता है, इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये भी एक रियल टाइम होता है, जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे इमीडिएटली ये दूसरे अकाउंट में पहुंच जाएगा पैसा। और इसकी जो लिमिट कितनी है? 5 लाख, 5 लाख मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है आईटी से रिलेटेड, जिनको आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही जो हमारे पेमेंट के तरीके करने हैं करने के। एटीएम, एटीएम बैंकिंग में एटीएम क्या बोलते हैं? देखो, बहुत लोग एटीएम को बोलते हैं एनी टाइम मनी, लेकिन बैंकिंग में इसका इसका मीनिंग क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसको बोलते हैं बैंकिंग में, एटीएम की फुल फॉर्म। बैंक कस्टमर्स यूज एटीएम फॉर, तो एटीएम का यूज किस पर्पज के लिए किया जाता है? पैसे निकालने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। पैसे जमा करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। व्यू करंट बैलेंस चेक करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। तीनों कामों के लिए एटीएम का यूज़ किया जाता है। तो आजकल तो एटीएम सबको यूज़ करते हैं, तो पता होगा सबको। तो विड्रॉल, डिपॉजिट और चेक बैलेंस, तीनों कामों के लिए एटीएम का यूज़ किया जाता है।
अब देखो मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। एमआरआई की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे कई जगह पर एमआरआई होता है, ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बॉडी में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एमआरआई इज ए टेक्नोलॉजी जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक इफेक्ट्स का यूज़ किया जाता है इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या बोलते हैं इसको? एमआरआई। क्वेश्चन 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन गिव द डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड्स की बात आ रही है तो क्या होगा? एमआरआई। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। तो हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए कौन सी मशीन का यूज किया जाता है? इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी इसको बोलते हैं। हार्ट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए ईसीजी यूज होता है, और माइंड की एक्टिविटीज को यूज करने के लिए क्या यूज होता है? ईईजी। ईईजी किसके लिए होता है? माइंड के लिए। और ईसीजी किसके लिए होता है? हार्ट के लिए। हार्ट के लिए क्या होता है? ईसीजी। पर 27 देखते हैं, विच मशीन यूज टू रिकॉर्ड एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन। तो अभी बता ईईजी। आज हमने डिस्कस किए। अभी इसके अलावा मैं और जो क्लास 9th 10th 11th 12th के जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स, सारे यूनिट्स के लिए ये एम क्वेश्चंस डिज़ाइन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। साथ के साथ मैं वन लाइनर क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। वन लाइनर, टॉपिक का नेम और उसकी लिटिल बिट डेफिनेशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये सारे टॉपिक इस तरह से करके मैं सारा का सारा कवर कराऊंगा। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।